and doing your studies very well. Today we will discuss about light. In class 10, light contains some specific topics like reflection, refraction, and human eye. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आई थिंक ऐसा ही कुछ आपका नाम है बुक में आपकी. सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड विद लाइट. ठीक, तो हम इसे स्टार्ट करें उससे पहले हमें लाइट के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लाइट को एक्सप्लेन कैसे करोगे. व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, लाइट को एक्सप्लेन करना तो बहुत आसान है. उसके लिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट को आप एक्सप्लेन करते हो कैसे? एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्यों एनर्जी, ये भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एनर्जी हम इसे कहते क्यों हैं. ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या करती है एनर्जी? ये एनर्जी हमें आसपास की चीजों को देखने के लिए हमको कैपेबल बनाती है. इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकें, उसके लिए जो लाइट है वो हमें कैपेबल बनाती है. एंड कैपेसिटी इज नोन एज एनर्जी. दैट्स व्हाई लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत सारी हो सकती है, बट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, लाइट को डिफाइन कर सकते हैं. बट लाइट के प्रेजेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी है ना, लाइट का जो प्रेजेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए आप डार्कनेस एज्यूम कर सकते हो. व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस क्या है? अंधेरा. ठीक है, डार्कनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो एक्चुअली डार्कनेस क्या है? एक स्टेट है, एक कंडीशन है. और डार्कनेस एक ऐसी कंडीशन है जो हमें ब्लाइंड बना देती है. डार्कनेस एक ऐसी कंडीशन है जो हमें क्या बनाती है? ब्लाइंड बना देती है. हम आसपास की चीजों को नहीं देख सकते. एकदम डार्क रूम है, वहां पे हम नहीं देख सकते ये बगल में चेयर कहाँ है, ये वॉल कौन सी है, ये इधर टीवी है नहीं है, नथिंग. हम आसपास की चीजों को नहीं देख सकते. दैट इज डार्कनेस. ओके, अब उसी डार्क रूम में आपने एक कैंडल, छोटी सी कैंडल बर्न कर दी. जैसे आप उसको लिट करोगे, लिट करने से क्या होगा? धीरे धीरे आप देखोगे अच्छा आप अब जो है आप अपने आसपास की चीजों को देखने में कैपेबल हो गए. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है जो कैंडल जब आपने लिट किया तो वहां से कुछ ऐसा था जिसने आपको कैपेबल बनाया जिससे कि आप अपने आसपास की चीजों को देख सको. एंड दैट कैपेबिलिटी इज एनर्जी, दैट इज लाइट. वही आपका यहाँ पे लाइट. क्या इतनी बात समझ में आ गई? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक चीज तो ये होगी. अब जब लाइट को आप और डिफाइन करोगे सो आप इसमें कह सकते हो लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये बेसिक ही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है जिनको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. ठीक है, सो लाइट, सन से लाइट अर्थ पे आती है, उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सन से अर्थ के बीच का जो एक डिस्टेंस, उसका एक बड़ा पार्ट वैक्यूम है. टोटल डिस्टेंस उसका एक बड़ा पार्ट क्या है? वैक्यूम है. और उस वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है पूरा. तो वहां पे वो सनलाइट ट्रेवल कर सकती है. और वही सनलाइट क्योंकि वहां ट्रेवल कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, और क्या हो सकता है? लाइट जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ. जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना. ये इसकी प्रॉपर्टी है और यही इसकी लिमिटेशन भी है. यही इसकी प्रॉपर्टी भी है, यही इसकी लिमिटेशन भी है. ठीक है, कैसे?
जैसे एकदम बहुत ही गर्मी वाला सीजन है ना, समर सीजन है, और आप धूप में निकल गए, तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से जा रहे हो तो सन रेज लगातार आपको हिट करेंगी और आपको बहुत गर्मी लगेगी, है ना, प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपने नेक्स्ट डे क्या किया, एक अम्ब्रेला ले लिया और अम्ब्रेला से अपने आप को कवर कर लिया। तो अब ये जो आपकी सन रेज हैं वो अम्ब्रेला से टकराएंगी, और ड्यू टू इट्स स्ट्रेट पाथ नेचर, टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली जाएंगी। अगर ये ऐसा ना होता तो वो क्या देखेंगी, अगर उनके पास ये प्रॉपर्टी ना होती, उनकी लिमिटेशन ना होती, तो ये क्या करते, सनलाइट आती, देखती अरे सामने तो ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो इस तरह से टर्न करती, यहाँ पे आके आपको हिट करेगी, कुछ ऐसा होगा। और तो हम किसी भी तरह से बच नहीं सकते, इसीलिए स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना इस लाइट की प्रॉपर्टी भी है और यही उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल था ऐसे ही। ओके, नाउ व्हाट, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जो लाइट है उसकी स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 टाइम्स 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन एसआई यूनिट्स, यही वाला है ना, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो इस तरह से हम लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा। अब हम अगर लाइट की बेसिक्स को समझ गए हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, और वो क्या है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे आपने बॉल लिया, बॉल को आप क्या करते हो, वॉल पे हिट करते हो, बॉल को आप वॉल पे हिट करोगे, बॉल वहां से टकराएगी, वापस आपके पास जाएगी। बॉल वहां पे सरफेस पे हिट क्यों करती है, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो उसको आगे नहीं जाने दे रहा, दैट इज ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब बॉल उस सरफेस पे हिट करती है, हिट करने के बाद बाउंस बैक, सो बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। किसी सरफेस से टकरा के वहां पे वापस आना, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, बट जब हम लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट हमको नहीं लेना है। ठीक है, वहां पे हम क्या लेंगे, वहां पे हम लेते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे कैसे स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं जो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के, एक हो गया ओपेक, जो पूरी तरह से सॉलिड होगा, इसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे वॉल के पीछे क्या है आप नहीं देख सकते, तो वॉल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे और आपके बीच में क्या है, एयर है, सो एयर इज अ मीडियम बट इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो ट्रांसपेरेंट का मतलब इसमें हम आर पार एक दूसरे को देख सकते हैं, तो इट इज ट्रांसपेरेंट। और तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट? ट्रांसल्यूसेंट मींस एक ऐसा मीडियम जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आगे चली जाती है और बाकी वो रह जाती है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी उसमें ना, पूरी तरह से ओपेक भी नहीं होता है, पूरी तरह से ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं होता, सॉरी ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर हो गया? तो जो ऑब्जेक्ट हैं वो ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऐसे हो सकते हैं, और हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पूरी तरह से ओपेक होगा। क्लियर? तो ये चीज हो गई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब बारी आती है कि हमारा जो लाइट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे होगा, मींस रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है वो मैंने अभी आपको बताया, बाउंसिंग बैक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये सपोज एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, कैसे मालूम चला ओपेक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे ये इस तरह से डैश लगा दिया, ये क्या है, पॉलिश। ये जो डैशेस हैं वो आपको क्या बताते हैं कि सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया, जैसे प्लेन मिरर होता है, उसके बैक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और ये जो अपर सरफेस होता है, जो हमारे फ्रंट पे होता है प्लेन मिरर, वो बहुत ही शाइनी सरफेस होता है ना, आप उसको टच करोगे एकदम सरफेस कैसा होगा, बहुत स्मूथ होगा।
शाइनी सरफेस हुआ, ये वही सरफेस है और ये जो लाइट है वो आके इस पे स्ट्राइक करती है। दिस वन, सपोज दिस पॉइंट इज O, A, O और लाइट सेम उसी मीडियम में वापस चली गई, इट इज B। दिस वन इज लाइट, ये बाहर से कहीं आ रही है ट्रेवल करते हुए स्ट्रेट पाथ में और ये सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद फिर से ये क्या हो गई, उसी मीडियम में वापस चली गई। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कहीं पे लिख सकते हैं आप, क्या है, बाउंसिंग बैक of light in same medium, that is known as reflection। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी पे कुछ टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे O, A, O, व्हाट इज दिस, इसको आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब जो सरफेस की ओर आती है, दैट इज इंसिडेंट। O is the point of incidence. O is the point of incidence. What is OB? OB is reflected ray. OB क्या है, reflected ray. OB is reflected ray. अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं जो नॉर्मल होता है, और वो नॉर्मल आप डॉटेड, हमेशा डॉटेड वर्चुअल होता है, इसीलिए हमेशा उसको क्या रखते हैं, डॉटेड ही रखते हैं, ठीक है। सो O, सपोज इट इज M, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, OM। OM इज नॉर्मल, इसको नॉर्मल ही कहते हैं, और ये नॉर्मल किस पॉइंट पे है, O पे, एंड व्हाट इज O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस वन, ठीक है। सो OM इज नॉर्मल, जो हमेशा इमेजिनरी होता है, आपको इसको वर्चुअल डॉटेड लाइन से ही शो करना है। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, ये आपका एक एंगल है, दिस वन, ये होता है क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एक अनदर एंगल बनता है, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and what is R, angle of reflection, ठीक है। So it is all about the basics of reflection, okay। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन को हम इस तरह से डायग्राम में शो कर सकते हैं, और ये जो आपके टर्म्स हैं ये हमको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब मुझे इसका बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक। डायग्राम आपके सामने है, आपने बना लिया होगा, या वीडियोस को आप पॉज करके देख भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम लॉज पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं, वैसे आप अपनी लोअर क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है लॉज, सबसे पहले आपको याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए, वो रिफ्लेक्शन हमारा कैसा भी हो, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीन चीजें हैं और ये तीनों एक ही प्लेन सरफेस पे होने चाहिए। Incident ray, reflected ray और normal must lie on the same plane. It is the second law. Must lie on same plane. Same plane का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो इसमें एक इंसिडेंट रे है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये तीनों ही चीजें इस एक प्लेन सरफेस पे हैं। अगर आप इस प्लेन सरफेस को थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो ये तीनों एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन सरफेस पर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे दो लॉज है जिसमें हम बेसिकली बार बार इसी को यूज करते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू R। गॉट इट? अब एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जब आप रिफ्लेक्शन में
देखोगे तो इस तरह से ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एरोज आपको बता देंगे कि कौन सी इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो ये आपका जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी नहीं होगा। ये एक एंगल है बट ये जो एंगल है वो ये सरफेस से फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये अनदर एंगल है जिसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करने की गलती कर सकते हो, बट इट इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। If you want to find angle of reflection, angle of incidence, in that case you should draw the normal first. आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो एंगल आपका है वो क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये एंगल नॉर्मल गिवन नहीं है और आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे जानना चाहता है तो आपको सबसे पहले वहां पे क्या ड्रॉ करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये जो नॉर्मल होता है, ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मींस ये पूरा एंगल क्या बन गया 90, ये पूरा एंगल क्या बन गया 90। तो जो नॉर्मल होता है वो इस सरफेस पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से दिया है, सपोज इंसिडेंट रे इस तरह से आ गई है ना, और उसने दिया ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस, ठीक, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या जानना चाहता है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिल गया। तो क्या हम यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। क्या कहा मैंने आपको, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो ये देखो मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका आया है वो कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 60 डिग्री। तो इस तरह से ये जो एंगल्स हैं वो हमें यूज करने मालूम होने चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये एंगल आपका कभी भी इंसिडेंट एंगल नहीं बन सकता है। उसके लिए अगर आपको ये गिवन है तो उनमें क्या करना है, 90 से माइनस कर देंगे, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसे आप इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो इरेज करेंगे या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और उसका रीजन है कि वो आप प्लेन सरफेस आप पढ़ चुके हो, बहुत ही बेसिक है, वो आपके कोर्स में भी नहीं। ओके, थैंक यू।